डरते हैं बंदूकों वाले, एक ने हत्ती लड़की से। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद आप ये जानते हैं ना कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल करम से वो पहला शख्स है जो पाकिस्तान में 3 दफा प्राइम मिनिस्टर। आप सब ने जो इत्मीनान दिया नवाज शरीफ को, उसकी बदौलत, अल्लाह ताला के फजल की बदौलत 3 दफा वो वजीर आजम रहे, 2 दफा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, 1 दफा वजीर खजाना पंजाब रहे। तो क्या इससे बड़ा मेडल और क्या होगा कि दुश्मन इस सारी रियासती मशीनरी को आपने नवाज शरीफ के खिलाफ झोंक दिया। इदारों की आड़ लेकर आपने इदारों को उस लड़ाई में झोंक दिया और अपने जाती जो अन्नान है उसको मुल्की मफाद से बाला तर रखा। ये कौमी सानहा से किसी तरह भी कम नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा करने वाले बहुत जल्द कटहरे में आएंगे। कौन हिसाब देगी ना, अपने वजीर आजम की बेहुरमती का हिसाब लेना है। नवाज शरीफ सिर्फ एक वाहिद वजीर आजम नहीं, 18 वज़राए आजम। ये सब मैं बात अपने कौम के नौजवानों से कर रही हूँ कि जिनको आपने वोट दिया हमेशा उनकी तस्वीर की गई, उनको डराया धमकाया गया और इस बार 5 साल 4 साल जो वज़ीर आज़म हाउस में गुजरे मियाँ साहब के, उसमें मैं मियाँ साहब के साथ थी, हम एक ही घर में रहते थे और मैंने देखा कि किस तरह एक वज़ीर आज़म को घुटनों पे लाने की कोशिश की जाती है। और अगर नवाज शरीफ का जुर्म करप्शन नहीं निकला, अगर नवाज शरीफ का जुर्म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं निकला, तो फिर नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ ये रह जाता है कि नवाज शरीफ ने सिविलियन अथॉरिटी जो उसको पाकिस्तान का आइन देता है, पाकिस्तान का कानून देता है, पाकिस्तान के अवाम देते हैं, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश। प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से कुछ की जा रही है? आई थिंक लॉयर्स कर रहे हैं कुछ, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता। मियाँ साहब लॉयर्स की अभी बात होगी तो पता चलेगा। सबको समझ आ रही है कि गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर फ़ैसला क्यों आ रहा है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जीत रही है। तो ये तो कभी आई थिंक डिक्टेटरशिप्स में भी इस तरह कभी ब्लेटेंटली ये कुछ नहीं हुआ जो अब कुछ देखने में आ रहा है। तो आई थिंक इसका कोई फ़ैसला होना है तभी। सुना है ना कि वो गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसका कोई फ़ैसला होना है, अवाम अपने लिए कोई फ़ैसला अब करने वाली है, तो ये चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए पाकिस्तान में ख़त्म होंगी। एक दिन आज़ाद होगा पाकिस्तान इन चीज़ों से। अबू धाबी में तो कोई अहम किसी मुलाकात का मैंने तो नहीं सुना अभी तक। ऐसे हालात में आप क्या समझती हैं, ऐसे वाक़यात का होना किस चीज़ की निशानदेही करता है? इसी चीज़ की निशानदेही करता है कि नवाज शरीफ की जीत रहा है, उसको किसी तरह रोको वरना वो जीत जाएगा। और नवाज शरीफ की मुखालफत में पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो मंसूबा साज हैं वो ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिसकी सबसे बड़ी माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट है, जिसके पीछे अवाम खड़े हैं और मुसलसल 40 साल से खड़े हैं, और जो एक ताकत रखता है कि हालात का इंशाअल्लाह ताला रुख मोड़ दे, तो वो ये जानते हैं कि वो ताकत नवाज शरीफ के पास है। उन्होंने हर किस्म का हरबा आजमा के देख लिया और हर दफ़ा अल्लाह ताला ने उनकी चाल को उन्हीं पे उल्टा दिया। तो वो ये जानते हैं। देखिए, नवाज शरीफ को पब्लिक से दूर रखना ये तो एक बहुत ही सतही किस्म की सोच है। ये तो शायद जो मकसद वो अचीव करना चाहते हैं उसके उलट हो जाएगा और होता आ रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, नवाज शरीफ ने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं माशाल्लाह, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, और उस पूरे अदवार में उन्होंने करोड़ों अरबों के पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े मंसूबे लगाए हैं, और उसमें उनका कोई मिसयूज़ ऑफ पावर, अथॉरिटी, कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई चीज़ उन पे प्रूव नहीं हुई। लिहाजा इन इल्ज़ामात से उनको बरी किया जाता है।
तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने सब इदारों को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इंतकाम में झोंक कर करोड़ों और कौम के एक्सचेकर के पब्लिक एक्सचेकर के करोड़ों और अरबों रुपए बर्बाद करके ज़ाया करके नवाज शरीफ की मुखालफत में उनको इंतकाम में झोंक कर पूरी रियासती मशीनरी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके मोहरों को इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ कभी एक धरना, कभी दूसरा लॉकडाउन, कभी एक एहतजाज, कभी दूसरा एहतजाज, कभी आप उनके ख़िलाफ़ मजहबी फतवे दिलवा रहे हैं, धरने करवा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, कभी आप उनको एक कौम की और मुल्क की हमदर्दी में एक बयान देने में उनको आप गद्दार ठहरा रहे हैं। तो अगर ये सब के बावजूद आपने उनको दयानतदारी का सर्टिफिकेट देना था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नवाज शरीफ के साथ कोई ये जो बरी हुए हैं वो इन इल्ज़ामात से, वो कोई रियायत नहीं की गई उनके साथ, कोई इनके साथ रियायत नहीं बरती गई और कोई उनको ये फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। बात ये है कि बार बार 99 से जो एहतसाब उनका उससे पहले से जो शुरू हुआ, मुशर्रफ के दौर से चला, और अब जो आप लोगों ने बदतरीन जबर और एहतसाब का दौर ये देखा, तो उसके बावजूद वो कुछ साबित नहीं कर पाया। उनकी जो स्ट्रगल है उसकी मैं भी एक अदना सी सिपाही हूँ, उसमें इन खतरात को पेश नज़र नहीं रखा जाता। तभी कामयाबी मिलती है। जान को भी खतरा हो सकता है। अब 8 साल कैद बा मुशक्कत भी हो गई है। अगर इन चीज़ों से डरते तो कभी ये काम शुरू ही ना करते। ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। 1999 में जब फूलों की सेज नहीं होती हूँ, उनकी जो स्ट्रगल है उसकी मैं भी एक अदना सी सिपाही हूँ, उसमें इन खतरात को पेश नज़र नहीं रखा जाता। तभी कामयाबी मिलती है। जान को भी खतरा हो सकता है। अब 8 साल कैद बा मुशक्कत भी हो गई है। अगर इन चीज़ों से डरते तो कभी ये काम शुरू ही ना करते। ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। 1999 में जब फूलों की सेज नहीं होती। उसके बाद क्या उम्मीद करें, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। लॉयर्स डिसाइड करेंगे क्या करना है। यहाँ पे तहकीक कराएंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी कोर्ट्स ने कितनी बड़ी ज़्यादती की है। मैं तो कहती हूँ ज़रूर यहाँ पे तहकीक करनी चाहिए, और यहाँ की अदालतों में अगर ये वाला केस यहाँ पे लेके जाएं। इन्होंने जब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी थी इनसे, तो ब्रिटेन ने ये कह के मना कर दिया था कि कोई इल्लीगल काम यहाँ नहीं हुआ ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो बड़ी अच्छी बात है, वो ये कभी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि अगर वो इंग्लैंड से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे और ये सारी मामलात में उनकी चाहेंगे मुआवनत, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, ये अभी मियां साहब डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएंगे। नहीं तो हम उससे पहले वापस वैसे ही चले जाएंगे। थैंक यू। लेकिन मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, इस कौम की बेटी हूँ, और मुझे भी उसी मुल्क में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, जहाँ मेरे बुजुर्ग दफन है, जिस मिट्टी में हमने वापस जाना है। तो मेरी ये स्ट्रगल इसी चीज के लिए है कि मेरे बच्चे, मैं और हमारी आने वाली नस्लें सारे ऐसे पाकिस्तान में रहें जहाँ खौफ की फिजा, जहाँ अपने ही खौफ और डर की जंजीरों में ना जकड़ा जाए, और जहां हम सर उठाकर ये बात कर सकें कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बात करना इस वक्त सबसे मुश्किल है। पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल कर। मेरा तो ख्याल है कि ये जो एक एक करके PMLN के साथ ज्यादती कर रहे हैं और एक एक करके जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, एक ही दफ़ा क्यों नहीं कह देते कि हमें PMLN जीतती नज़र आ रही है, हम उसको जीतना नहीं देना चाहते, तो हम पूरी PMLN को एक ही दफ़ा रेस से बाहर करते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सिलसिला जारी रहा तो क्या आप कहीं बाइकाट की तरफ तो नहीं चाहेंगे? देखिए, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, उसके मिटने का टाइम आ गया। थैंक यू। कैंपेन तो एक ही चल रही है, और वो है वोट को इज्जत दो। और मेरी आपके थ्रू उसवा ने जिस तरह से निकल कर बाहर आज किया, वो एक कौम की बेटी है। जिस तरह सालार ने
قمر الاسلام راجہ صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھ کر آج وہ بڑی اطمینان بخش بات ہے. اور یہ صرف اسوا کی، سالار کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی جنگ نہیں ہے. یہ گھر گھر کا نعرہ بن چکا ہے. یہ قوم کا نعرہ ہے. ہم ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہیں. 2018 کا الیکشن ہے. یہ ریفرینڈم ہوگا کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے. ہمیں ووٹ کی عزت چاہیے. ہمیں جو ووٹر ہے اس کی عزت چاہیے. اور ہمیں ووٹ سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کی عزت چاہیے. یا جو 70 سال استحصال ہوتا آیا ہے وزرائے اعظم کا، ان کی بے عزتی ہوتی آئی ہے، ان کی بے توقیری ہوتی آئی ہے. وہ وزرائے اعظم کی بے توقیری نہیں ہوتی، وہ عوام کے ووٹ کی بے توقیری ہوتی. دیکھیں، میں کسی کی جوڈیشل نااہلی کے حق میں نہیں ہوں. جو عوام کے نمائندے ہیں ان کا فیصلہ عوامی میدان میں ہی ہونا چاہیے. دیکھیں، زندگی میں کچھ لمحات، کچھ وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو سب کچھ چھوڑ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ مقدم ہوتے ہیں. تو میں نہ ابھی الیکشن کے بارے میں سوچ رہی ہوں یا سیاست کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اس وقت میرے سامنے صرف میری ماں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. یہ کام زندگی ہوتی ہے تو یہ کام چلتے رہے. دیکھیں، زندگی میں کچھ لمحات، کچھ وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو سب کچھ چھوڑ کے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ مقدم ہوتے ہیں. تو میں نہ ابھی الیکشن کے بارے میں سوچ رہی ہوں یا سیاست کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اس وقت میرے سامنے صرف میری ماں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. یہ کام زندگی ہوتی ہے تو یہ کام چلتے رہے. جو ہے ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو. واپسی کا تو انشاءاللہ امی کی طبیعت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور جائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس سی. اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کے بیانیہ کی بات ہے، نیریٹو کی بات ہے، تو آئی تھنک وہ گھر گھر پہنچ چکا ہوا ہے. اور لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کس چیز کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک ریفرینڈم ہے. اس میں بیانیہ لوگوں کو پتہ ہے. پاکستان کے ایشوز میاں صاحب نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی بیماریاں لاحق ہے پاکستان کے سسٹم کو جو پاکستان کو چلنے نہیں دیتی. جب ملک ترقی کے راستے پہ آتا ہے تو اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں جو ایشوز ہیں. اب انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں لوگ اویئر ہیں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستانی قوم جمہوریت کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اچھا فیصلہ کرے گی.